नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। जैसा कि हम सबको पता है कि जो पत्रकार हैं बस्तर के मुकेश चंद्राकर, उनकी हत्या हो गई है। उसी के लिए पूरे प्रदेश भर में जो एक आक्रोश का माहौल है। हमारे साथ बिलासपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आखिर ये घटना क्यों होता है पत्रकारों के साथ। जो पत्रकार देश का चौथा स्तंभ माने जाते हैं, आखिर वो पत्रकार अपनी कितनी ईमानदारी से वो पत्रकार काम करता है। कुछ भ्रष्ट और अधिकारी के लिए, कुछ भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार दिखाता है, फिर भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। सरकार कोई एक कानून बनाए जिससे कि जो पत्रकार हैं उनकी हत्या और उन पे जो कॉल आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं, वो बंद हो। हमारे साथ कुछ बिलासपुर के स्थानीय लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मुदित मिश्र है। ये बहुत गंभीर विषय है और पूरा प्रदेश, पूरा देश मतलब एक शोक भी बोल सकते हैं, क्रोधित भी है, आक्रोश भी है कि एक बढ़िया पत्रकार, एनडीटीवी का पत्रकार, यूट्यूब चैनल है उनका, जी। मुकेश का था, उनके साथ ऐसा हत्या हो जाता है। सरकार की क्या फेलियर देखेंगे या इसमें क्या कर सकते हैं कुछ? ये पूरी सरकार की नाकामी है कि वो हमारे पत्रकार बंधुओं को, जो कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, उन सबको इतनी कम उम्र में उनकी हत्या हो जाती है। निश्चित ये बेहद दुखद है, शर्मनाक है और शासन को सोचना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों घट रही है, किनके कारण ये सारी स्थितियां बनती हैं कि इस तरह की पत्रकार बंधुओं की या आम आदमी की इस तरह की बड़ी आसानी से ऐसे लोग हत्या कर देते हैं, जो कि न केवल सरकार के लिए उनकी भूमिका थी। उन्होंने गत वर्षों में एक सीआरपीएफ जवान को भी, जो कश्मीर के थे, उनको समझौता करा के नक्सलियों के बीच से छुड़ा के लाए थे। वो तो एक काम कर रहे थे, एक मध्यस्थ का काम कर रहे थे। सरकार की जो बात है वो नक्सलियों तक उनके माध्यम से समय समय पर पहुंचती थी। वो अपनी जान को जोखिम में डाल के उनके गढ़ तक पहुंचकर अपनी सरकार की बात कहते थे या समझौता की बात करते थे। तो उनकी बहुत सारी भूमिका थी। एक तरीके से वो मानवाधिकार कार्यकर्ता भी यदि हम उनको कहें तो कम नहीं होगा। पत्रकार से अधिक वो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे थे। वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी जो जिस तरह पत्रकारिता का उनका ढंग था, बहुत ही देशी स्टाइल में, सरल सहज शैली में, और ऐसे बीहड़ों में जहाँ पर मोटरसाइकिल ले जाना भी मुश्किल है। मतलब आप पथरीली जगह और बहुत सा कीचड़ में सना हुआ ऐसी दुर्गम जगहों पे जाकर उन्होंने पत्रकारिता की है। और बस्तर जैसी इलाके में ऐसी घटनाएं अपने जान पे डूब, क्योंकि जहां हमको कभी कभी सीआरपीएफ के जवान भी नक्सली समझकर शूट कर सकते हैं, तो कभी नक्सली भी हमको कुछ मुखबिर समझ के या कुछ भी करके शूट कर सकते हैं। ऐसे सेंसिटिव इलाके में उन्होंने लगातार कई वर्षों से अपनी जन पत्रकारिता की है। और ऐसी स्थिति में उनकी निर्मम हत्या हो जाना, ये हमारे पूरे राज्य के लिए शोक और शासन के लिए शर्म का सबब है। सोचने की बात है कि जब एक पत्रकार मतलब कहना चाहिए कि बस्तर जैसे सेंसिटिव इलाके में अगर पत्रकारिता करना, वो भी ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट करना, एक स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग ना करके वो लोगों के बीच जाना, आदिवासियों की समस्याओं को बताना और नक्सली की क्या प्रॉब्लम है उसको दिखाना, सीआरपीएफ के जवान के कैंप में जाके वो कंटिन्यू रिपोर्टिंग कर रहे थे। वैसे में कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए इस तरह की खबर चलाना। और जबकि पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, जिसको हम देश का चौथा स्तंभ मानते, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगा? जी बिल्कुल, ऐसे समय में हमको बिल्कुल दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए और ना ही हमको नेताओं के बहकावे में आना चाहिए। एक पार्टी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी अगली पार्टी को ये कहेगी और जनता इसी तरीके से मरती कटती रहेगी। तो हमको बिल्कुल भी इस तरह की दलगत राजनीति पे ना आके ज़मीनी मुद्दों पर ध्यान देते हुए, और जो घटना घटी है उसमें सबकी संलिप्तता हो सकती है, बड़े लोग इसमें हैं, निश्चित ही शामिल हैं, जिनका नाम अभी हमको शायद पूरी जब तहकीकात होगी यदि निष्पक्ष ढंग से, तो वो सामने में आएगा। अभी तो केवल ठेकेदार का नाम सामने में आ रहा है, लेकिन यदि और तहकीकात इसकी होगी तो पूरी तस्वीर हमारे सामने धीरे धीरे आएगी कि दरअसल ये वाकया क्या हुआ है। और उस पत्रकार को जो लगातार भ्रष्टाचार को सामने में ला रहा था, ठेकेदारों के द्वारा जो वहाँ पर बिस्तर में जिस तरह की बंदरबाट होती है, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, सबके साथ इनके न्यस्त स्वार्थ सधे हुए रहते हैं और उनकी छत्र छाया में ही वो इन सब क्रियाकलापों को अंजाम दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जनता के पत्रकार की हत्या निश्चित ही सोचनीय है और इसको कतई राजनीति का विषय न बना के बहुत
कड़े कानून के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से इसमें निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। इस या उसके साथ नाम लगाना कि इस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने किया, इस पर ना जाके जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक भी केवल 3 लोगों को पकड़ा, इस तरह की बयान हमको सुनने को मिल रहे हैं। किसको पकड़ा आपने, किस आधार पे पकड़ा? यदि आपने गलत आदमी को पकड़ लिया तो कल को वो छूट जाना है, क्योंकि उसके खिलाफ तो सबूत मिलेगा नहीं। तो जो असली आदमी हैं, जो इनके पीछे जिन्होंने किया है, जिन्होंने कराया है और इस नृशंसता के साथ इस कृत्य को अंजाम दिया है कि आपने इतना घातक हमला किया है 5-6 बार और सब जगह उनकी चोटें हैं, सर पे चोटें हैं, छाती पे चोटें हैं और फिर आपने सेप्टिक टैंक में आपने उनको कर दिया। और आप बिल्कुल इस पर कांग्रेस भाजपा की राजनीति में न पढ़कर यदि हम बिल्कुल उनके अपनी जो पत्रकारिता थी जो उनकी, वो किन के न्यस्त स्वार्थों के खिलाफ थी, उसको देखते हुए यदि हम कार्रवाई पर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से उनको न्याय मिल सकेगा। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का हाथ इसमें होना संभव नहीं लगता। इसमें पूरा एक समूह हो सकता है, पूरा एक गैंग हो सकता है और इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। तो ऐसे आदमी का जाना जो नक्सली समस्या के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनके पास जा रहे थे, संवाद का एक क्रम बना हुआ था उनके कारण, वो जो टूट जाता है ये बहुत बड़ी क्षति है और हानि है। ऐसे में तो कोई पत्रकार जो है वो जनता की आवाज़ उठाने से डरेगा और किसी भी गरीब का, किसी भी असहाय का, बेबस का और अल्पसंख्यक का, दलित का, किसी का भी सवाल उठाने से वो गुरेज करेगा यदि उसके साथ इस तरह का हो जाता है। तो ये कोई एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, न ये एक कोई आपसी रंजिश का मामला है जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं। ये पूरी तरीके से जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जो जनता की आवाज़ को उठा रहे थे, वहाँ पर एक सेतु बने हुए थे वो नक्सलियों और सरकार के बीच में, उस सेतु को ही ध्वस्त कर दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी बहुत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा घटना हो जाता है तब बुलडोज़र उनके जो कुछ ठिकाने हैं जहाँ पर उनका काम चल रहा है उस पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है जी। पर सवाल यही है कि जब कुछ ऐसा घटना हो जाता है, ऐसा कुछ कृत्य हो जाता है, उसके बाद ही प्रशासन और सरकार क्यों जागता है कि भाई उस पर बुलडोज़र चलाएं? पहले से सरकार के पास ये क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि भाई वो कहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे चल रहा है? क्योंकि वहाँ लोकल विधायक हो या वहाँ MP हो या जो कलेक्टर हैं, SP, उनको तो पता होता है ना कि कहाँ पर वो निरीक्षण में जाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ कि एक पत्रकार की जान गई, उसके बाद सरकार उस आरोपी की घर पे तो नहीं बोलेंगे, उनके काम पे जो भी उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर बुलडोज़र चलाया है? तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो पाया? जी देखिए, इस तरह से बहुत सारे काला बाजारी और सब प्रकार के गोरख धंधे सरकार की नाक के नीचे होते रहते हैं और सरकार को सब पता रहता है। ये मतलब एक आम तबीयत है जो भी सत्ता में रहे उसकी, कि जो भी ऐसे गलत काम है, इस तरह के जो भी जन विरोधी काम है या भ्रष्टाचार का कृत्य है, वो होता रहे। और जब कोई मामला उछाल में आ जाता है, जनता की नज़रों में आता है, न्यूज़ में आ जाता है, तो थोड़ा सा एक्शन ले लिया जाता है। वो भी मैं इसको केवल खाना पूर्ति मानता हूँ, इससे कोई बहुत ज़्यादा होना जाना नहीं है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी अभी भी हमारे जानकारी में नहीं आई हैं, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई है, ना होगी। तो जो पूरा एक इकोसिस्टम ही है पूरा सरकार का, वही पूरा लचर है, वो उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है इस तरह से लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की। तो ये तो होना बिल्कुल लाजमी है, ये बहुत स्वाभाविक है। और चूंकि ये मामला सामने में आ गया इसलिए उनके कुछ ठिकानों पर वो कर दिया। अभी भी मैं कह रहा हूँ इसके पीछे और भी कौन लोग हैं, इसके पीछे निश्चित कुछ बड़े लोगों का हाथ होगा और उस तक हमको जाना चाहिए, उस तक कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की दलगत राजनीति से बाहर आना चाहिए। और ये निश्चित सोचनीय है, दुखद है कि जब ऐसी घटना सामने में आ जाती है तब फिर कार्रवाई की जाती है। ये पत्रकारों का ये काफ़ी सालों से मांग रहा है सरकार से, चाहे जिसकी भी सरकार रहे, छत्तीसगढ़ में हो या देश में हो, कि अब पत्रकारों के लिए कुछ ऐसे सुरक्षा के बिल लाइए जिसमें कुछ कड़े प्रावधान हो। पर सरकार आती हैं, सुनती हैं, पर कोई इम्प्लीमेंट होता नहीं है, पत्रकारों के बारे में सोचा नहीं जाता है अगर साफ तौर पर। तो आप एक बिलासपुर के निवासी हैं, समाज सेवक हैं, है ना, एक जुड़े हुए हैं लोग से हर मुद्दे पे, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार जिसकी भी हो, कम से कम पत्रकारों की जो ज़िंदगी है, हिफाजत, उसकी वो रक्षा करना उनका काम होता, दायित्व होता? क्योंकि हम जब कुछ चीज़ दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो अगर हम 4 दोस्त बनाते हैं तो हम 20 दुश्मन भी बनाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, तो
कई बार ऐसा होता है कि आप रिपोर्टिंग करते तो आप किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे होते, बेशक। आप सच दिखाने के लिए कर रहे हो, जो वो जिस भी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं उससे। तो इसमें सरकार को पत्रकारों के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए सुरक्षा के लिए कि नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए। तत्काल अब ऐसे मुद्दे सामने में आने पर, ऐसी जघन्य घटना हो जाने पर हमको तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए और संसद में इसका बिल पास होना चाहिए। न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि मैं पूरे देश भर के लिए ये मांग करूंगा कि सभी पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए और जो पत्रकार जान जोखिम में डाल के ऐसे सच दिखाने का काम करते हैं उनके लिए तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि उनकी आप सुरक्षा पर ध्यान दें, वरना इस तरह की घटनाएँ घटती रहेंगी। आज एक पत्रकार की हत्या हुई है, कल दूसरे की होगी, तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, हम अभी भी बिलासपुर में घटे पाठक हत्याकांड को नहीं भूले हैं। तो इस तरह से तो होते ही रहेगा यदि आपने बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं की और पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी। इसलिए पत्रकारों को तत्काल सुरक्षा देनी चाहिए और मैं तो ये बिल्कुल सरकार से मांग करूंगा कि अब इस घटना घटने के बाद इसको संवेदनशीलता से ले। कल IBC 24 के जो रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर, उन पे भी एक फ़ोन कॉल आया जो वो एक स्ट्रिंग किए थे किसी विभाग का, तो वहाँ से कॉल आता है और उनको जान से मारने की धमकी भी दिया जाता है। जी 2 दिन पहले ये घटना हुआ, खबर आया कल, और कल ही IBC 24 जैसा छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चैनल है, उसके एक सीनियर रिपोर्टर को धमकी आ रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ हट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो मंसूबे हैं बहुत मजबूत हो चुके हैं और उनको हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से उनको ऐसे लोगों से समर्थन प्राप्त है जो सत्ता में है। तो जनता को एकजुट होकर उनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी ये करेंगे। अपने मन से तो ये करने से रहे, चाहे कितना ही संवेदनशील मुद्दा हो। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और एकजुट नहीं होगी, मेरे ख्याल से इसके पर कोई कठोर कदम उठाने से रहे। जो खाना पूर्ति के लिए जो चीज़ें की जाती है वो सारी चीज़ें दिखावे के लिए कर दी जाएंगी, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिलेगा, किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, मुद्दा हल नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी धमकी मिले उसको संवेदनशीलता से लें, उसमें सिपाही तैनात किए जाएं बाकायदा जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहें, और पत्रकार सुरक्षा कानून इसका स्थायी हल हो सकता है, जिस पर बहुत विचार के साथ इसको संसद में इस बिल को पेश करना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ बिलासपुर के कुछ बुद्धिजीवी थे और कुछ समाज सेवक भी थे। सरकार से बहुत बड़ा सवाल है कि आप वादे बहुत करते हैं कि हम उनके दोषियों को पकड़ लाएंगे, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इतना बड़ा एक घटना हो जाता है, उससे पहले सरकार क्या कर रही होती है। कल ही IBC 24 के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी मिलता है। तो आखिर में ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो देश के चौथे स्तंभ हैं, जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं, जहां सरकार नहीं पहुंच पाता वहां एक पत्रकार, एक रिपोर्टर पहुंच पाता है। तो ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाए। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें जितने भी दोषी हैं इस केस में किसी भी बख्शा ना जाए और इस पर राजनीति से उठकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।